हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हम इसको बनाने वाली महत्वपूर्ण संस्था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि संविधान सभा की, तो ये बनाने का जो विचार था वो सबसे पहले एम एन रॉय ने दिया था। ये एम एन रॉय ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हो और ये ही जो है भारतीय संविधान का निर्माण करे। तो जो एम एन रॉय थे, इन्होंने ये जो विचार था ये 1934 को दिया था। बट इन्होंने विचार दिया था, अगर देखा जाए कि इसको ऑफिशियली इस विचार को राइज किया था, डिमांड को कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का निर्माण होना चाहिए, तो ये सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में उठाया था, राइज किया था। और फिर बाद में 1940 को अगस्त ऑफर के अधीन इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। तो अगर बात करें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ्रेमिंग का जो काम है वो स्टार्ट होता है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ये कैबिनेट मिशन प्लान था जो कि 1946 को मतलब आया था। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसमें कहा गया था कि यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ है, इसमें जो ये 3 क्षेत्र हैं इनको जो है मिलाने की बात की गई थी। तो जो पहला क्षेत्र था वो ब्रिटिश प्रांत्य था। ब्रिटिश प्रांत्य वे प्रांत्य थे जो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके अधीन थे। दूसरा था कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र थे, इसमें 4 जो क्षेत्र आते थे। पहला था अजमेर मारवाड़ जो कि राजस्थान में है, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, तीसरा दिल्ली और चौथा सिंध जो कि पाकिस्तान में है अब। और जो तीसरा क्षेत्र था वो देसी रियासतों का था, जिसे कि नेटिव स्टेट्स भी कहते हैं। देसी रियासतें वैसे वह रियासतें थी जो कि राजा महाराजाओं के अधीन आती थी। तो इस तरह मतलब जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की फ्रेमिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाता है 1946 को, और इसमें इन 3 क्षेत्रों को मिलाने की बात कही जाती है। तो अब तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में मतलब विचार पेश करना, उसकी डिमांड को उठाना ऑफिशियली और उसको एक्सेप्ट करना, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग का काम स्टार्ट होने के बारे में पढ़ा है। तो इसके बाद अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, अब इसके इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इसके जो है कौन कौन मेंबर होंगे, तो इस तरह जो इलेक्शंस हैं वो जुलाई अगस्त 1946 को कराए जाते हैं। तो इस इलेक्शंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होती है, संविधान सभा होती है, उसके जो टोटल मेंबर होते हैं वो 389 जो इलेक्ट किए जाते हैं। और जिसमें से जो 292 अगर अगर देखें कौन कौन से कितने कितने मेंबर थे, अगर देखें तो जो इसमें से जो 292 जो मेंबर थे, ये 389 में से वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव यानी कि देसी रियासतों के थे में से चुने गए थे। दूसरे थे नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली, जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि यहाँ तो जो है मतलब इलेक्टेड मेंबर हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव यानी कि देसी रियासतों के। बट यहाँ पे जो प्रिंसली के राजा महाराजाओं द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो 93 मेंबर थे। इसके अलावा जो इसमें से जो 389 में से जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो उन्होंने 73 मेंबर्स थे वो सीटें जीती थी। तो उसके बाद मतलब इस तरह जो देखा जाए कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे बहुत कम, यानी कि 73 मेंबर ही इलेक्टेड हुए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। तो अब जो पूरी इलेक्शंस का प्रोसीजर हो गया, मेंबर्स चुने गए। तो अब जो पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि भारतीय संविधान की जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें बट जो पहली मीटिंग होती है इसमें सारे जो मेंबर हैं 380 जो 9 मेंबर्स हैं वो सारे प्रेजेंट नहीं होते, उसमें से सिर्फ 208 मेंबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें से जो मुस्लिम लीग वाले होते हैं वो तो उन्होंने तो सीधे ही जो क्या किया, से जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की उसका बाइकाट कर दिया। वो बाइकाट इसलिए किया था क्योंकि मुस्लिम लीग के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके जो मेंबर्स थे 73 बहुत कम थे। तो ऐसी सूरत में जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उनको लगता था कि वो माइनॉरिटीज में आ गए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में किसी मुस्लिम के साथ रिलेटेड कोई लॉज का फॉर्मेशन किया जाएगा तो ऐसी सूरत में उनकी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए उन्होंने जो मतलब जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की उसका बाइकाट कर दिया। इसके अलावा जो राजा
महाराजाओं द्वारा नॉमिनेटेड 93 मेंबर्स थे, उन्होंने भी मतलब जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। अब जब देखो, जब पूरे मेंबर्स ही जो इसमें शामिल नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए, 208 ही हुए हैं, तो इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो भी इंटेरियम यानी कि अस्थायी अध्यक्ष ही चुना जाता है। तो ये जो पहली मीटिंग है इसके जो अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। तो ये बात हुई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की। अगर बात करें कि इसकी जो सेकंड मीटिंग है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है, और जो इस मीटिंग में परमानेंट अब जो प्रेसिडेंट है वो चुन लिए जाते हैं, वो चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अब अगर देखिए मुस्लिम लीग है वो जैसे कि आपको पहले ही बताया था, उनके 73 कैंडिडेट्स ही थे और उन्होंने फर्स्ट मीटिंग का जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसका बाइकाट भी कर दिया था। तो इसलिए अब जो मुस्लिम लीग है वो 16 जुलाई 1947 को पाकिस्तान बनाने की डिमांड करती है कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, डिमांड करती है। वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से अलग हो जाती है। तो जब ऑब्वियस है अगर मुस्लिम लीग के मेंबर्स अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से अलग हो जाएंगे तो ऐसे सूरत में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स है पहले से के मुकाबले थोड़े कम हो जाएंगे। तो अब जो टोटल मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो मेंबर रह जाते हैं 299 रह जाते हैं, जिसमें से जो देसी रियासतें इनकी प्रोविंशियल्स के जो मेंबर्स हैं वह 29 मेंबर्स होते हैं, और जो नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली यानी कि राजा महाराजाओं द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंबर है वो अब 70 मेंबर्स रह जाते हैं। तो ये तो रही बात जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स की बात। तो पहली मीटिंग की बात की, सेकंड। अब करते हैं थर्ड मीटिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के संविधान सभा की होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। और जो इस मीटिंग में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये बाद में क्या किया था, मॉडिफाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के रूप में शामिल कर दिया गया था। प्रियम्बल जिसे कि हम प्रस्तावना के भी कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसके जो मेन पॉइंट्स थे इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया था, इसने बताया था हमें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण है वो संविधान सभा ही करेगी यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही करेगी। और दूसरा इसकी पावर्स के बारे में बताते हुए कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इसकी पावर्स का जो सोर्स होगा वो भारतीय जनता ही होगी। इस तरह देखा जाए तो कि इंडिया में जो है रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का अगर मीनिंग देखें कि रिपब्लिक होता क्या है, गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र हम रिपब्लिक हम उस कंट्री को बोलते हैं जिसकी जो मतलब जो मुखिया होता है वो उस देश की जनता द्वारा चुना जाए। अगर यहाँ पर बात करें कि जो इंडिया है वो भी एक तरह का रिपब्लिक है, एक तरह का है नहीं, है ही क्यों कैसे आगे हो गया। तो देखो अगर यहाँ पे आप सोचोगे भी जो राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है उनको तो हम नहीं चुनते, उनके तो कभी इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट हमने नहीं किया, हाँ नहीं किया। बट जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन चुनता है, उनको लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान जो सभाएं हैं कुछ वही तो चुनती हैं ना। तो उनको फिर कौन चुनता है, उनको हम भारतीय जनता चुनती हैं। तो देखा जाए तो मतलब राष्ट्रपति को हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चूज कर रहे हैं। तो इस तरह हुआ ना, हम जो है इंडिया भी हुआ ना एक रिपब्लिक कंट्री ही हुआ। तो अब जो है अब अगर देखा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसके जो लीगल एडवाइजर्स थे, संविधानिक सलाहकार थे, वो चुना जाता है बी एन रॉय को। जो बी एन रॉय के बारे में जो ऐसी शख्सियत थी यानी के बारे में देखा जाए तो जो बी एन रॉय थे ये संविधान सभा के जो मेंबर नहीं थे। जी हाँ, ये संविधान सभा के जो मेंबर नहीं थे, बट इनको लीगल एडवाइजर जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चुना गया था। और जो वो बी एन रॉय थे ये पहले जो थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के में जज भी रह चुके थे। और ऑब्वियस है इतनी बड़ी संस्था में अगर जज रह चुके थे तो माना जाता था कि इनको लॉज की, कानून की काफ़ी नॉलेज होगी। तो जो बी एन रॉय थे इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द्वारा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है। तो जो बी एन रॉय जो मतलब जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेस बनाकर जब संविधान का निर्माण करती है तो ये जो संविधान है बनाकर अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सामने उसको पेश करती है। यहाँ पे देखिए अक्टूबर 1947 है। यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि आज़ादी के बाद के बारे में टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम तक जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे उसके जो मेंबर्स थे वो
कम होकर 299 हो गए थे। तो जो बी एन रॉय थे उन्होंने पहले तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने जो संविधान पेश किया, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट जो संविधान था उनके द्वारा बनाया हुआ उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया गया था। तो यानी कि जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेस बनाकर जो बी एन रॉय थे उनकी कमेटी ने क्या किया था, संविधान का निर्माण कर अक्टूबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने पेश किया, और फिर जो बी एन रॉय थे उनके द्वारा बनाए गए संविधान को आगे जाकर ड्राफ्टिंग कमेटी के को दे दिया गया था। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इनको जो संविधान था बी एन रॉय की कमेटी द्वारा वो सौंपा गया था 21 फरवरी 1948 को सौंपा गया था। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन्होंने संविधान जो बनाया जा चुका था बी एन रॉय और उनकी कमेटी द्वारा, उनमें उससे रिलेटेड कई तरह की रिसर्चेस की। तो इस रिसर्चेस के यानी कि मतलब ऐसे नहीं भी उन्होंने संविधान बना दिया को और उसको सीधे ही एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि ये पूरे देश के जो देशवासी हैं उनके भविष्य का सवाल था। इसलिए जो संविधान बनाया था उसके साथ रिलेटेड कई तरह के रिसर्चेस किए गए। इस रिसर्चेस के अधीन 3 वाचन यानी कि रीडिंग्स की गई, यानी कि जो संविधान था वो पूरी तरह से जो मतलब संविधान है इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रीड किया जाता था, फिर डिबेट्स किए जाते थे कौन आर्टिकल सही है कौन नहीं है, क्या अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। तो ऐसे करके कई तरह के डिबेट्स किए जाते थे। माना जाता है कि जो ये जो 3 रीडिंग्स थी, इनके अंतर्गत जो थी टोटल 7000 अमेंडमेंट्स को प्रेजेंट किया गया था, जिसमें से 2400 जो अमेंडमेंट थी उनको अप्रूव कर लिया गया था। तो ऐसे करके जो कॉन्स्टिट्यूट जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो काम करती है, अगर ये तो हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा अगर और भी कुछ कमेटी के बारे में अगला इनके जो चेयरमैन हैं इनके बारे में हल्का सा अगर देख ले, तो जो फ्लैग कमेटी थी इनके जो चेयरमैन थे वह थे जे बी कृपलानी, और दूसरे थे यूनियन कमेटी जिनके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर के भी मतलब के भी थे चेयरमैन। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन इसके जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उसके बाद कमेटी ऑन FRS एंड माइनॉरिटीज के जो चेयरमैन थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह अब बन चुका है। बनने के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान है इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। कब अडॉप्ट किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे 26 नवंबर है, जनवरी नहीं है। यहाँ पे अडॉप्ट जो कर लिया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और इसी दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये फर्स्ट टाइम जो था 26 नवंबर 2015 से मनाया जा रहा है। इस टाइम से ये अब हर साल मनाया जाता है। तो उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जिसको कि हम आपको पता ही होगा, इसको हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो अपना उसके बनाने का प्रोसीजर हमने पढ़ा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्शंस हुए फिर उसने किस तरह मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया उसके बारे में पढ़ा। तो कैसे इसको अडॉप्ट किया, कब अडॉप्ट किया गया, कब लागू किया, इसके बारे में हमने रीड किया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लागू होने के बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में वो 1951 से लेकर 1952 के दौरान होते हैं। अगर हल्का सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ पार्ट्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में देखें तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 22 पार्ट्स थे, जो कि अब एट प्रेजेंट देखा जाए तो बढ़कर जो पार्ट्स हो गए हैं 25 हो गए हैं। और जो आर्टिकल्स थे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 थे, जो कि अब बढ़कर 448 हो गए हैं। इसके अलावा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके टोटल स्केड्यूल थे 8 और एट प्रेजेंट ये बढ़कर 12 हो गए हैं। तो अगर ऐसे करके आप कंपैरिजन करके करोगे तो आपको अच्छे से ये जल्दी
याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। अगर हल्का सा देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जो ओरिजिनल था, उसमें से जो आगे जाकर भी कई टाइम टू टाइम जो टाइम की ज़रूरतें थी उनके अकॉर्डिंग कई जो पार्ट्स थे वो ऐड किए गए, कुछ हटाए गए। तो उसमें से देखा जाए कि कुछ पार्ट जो हटाए गए थे, जो रिपेल किए गए थे, वो 2 पार्ट्स थे। एक तो था पार्ट 7 जो कि लार्ज स्टेट्स के साथ रिलेटेड था, और दूसरा था 9 पार्ट जो कि स्मॉल प्रोविंसेस के साथ रिलेटेड था। अगर ऐड थे कि ऐड जो पार्ट्स थे उनके बारे में देखें तो टोटल 5 पार्ट्स थे। पहला जो पार्ट था वो 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान 4A जोड़ा गया था, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ रिलेटेड है, जो कि 1976 के टाइम हुआ था ये 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है, ये एक और नाम से जो है फेमस है, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और जो दूसरा पार्ट है, एक और पार्ट है, ये भी जो है 42th अमेंडमेंट द्वारा ही जोड़ा गया था, जो कि पार्ट 14A है। और जो 14 पार्ट ए है ये ट्रिब्यूनल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी जो अमेंडमेंट थी वो भी 1976 को ही हुई थी। अगर थर्ड पार्ट जो कि ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, ये था 73rd अमेंडमेंट द्वारा, और इसके अंतर्गत जो 9A था वो पार्ट ऐड किया गया था, जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये अमेंडमेंट थी 1992 को हुई थी। और इसके बाद अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये 97 अमेंडमेंट द्वारा हुआ था, जो कि पार्ट इसके अंतर्गत 9B जो था वो जोड़ा गया था, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कुछ ही साल पहले 2012 की को ऐड किया गया था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हल्का सा हम देख ले कि एट प्रेजेंट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे रखा गया है, होता ही है ना हमारे मन में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था वो कहाँ पे है। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जिसकी जो कॉपी है वो जो पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है वो हीलियम फील्ड केसेस में जो है प्रिजर्व करके रखी गई है। अगर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी स्क्रिप्ट यानी कि भाषा के बारे में देखा जाए कि किस भाषा में लिखी है, ये 2 भाषा में लिखी है, कि हिंदी और दूसरी है इंग्लिश में। और अगर देखा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक जब ये लागू हुआ था तब से लेकर अभी तक इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो जरूरी है ना, मतलब टाइम टू टाइम जो है नीड्स चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे जो अमेंडमेंट हैं वो अब तक, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से लेकर अब तक 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।